हेलो एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट और एस्टेट के। जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड पेडागोजी के। तो चलते हैं, जरा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है जरा वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सजीवों का संसार हमारा टॉपिक है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, जिसके अंदर क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आपने देखा होगा तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाम तो सुना ही होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा ही जाएगा आपसे कहीं ना कहीं पेपर में से। ये जब भी हम क्वेश्चंस का हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ से या जिस सेक्शन से हमारे पास में ऐसे टॉपिक जिन सेक्शन से क्वेश्चन आए, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे अभी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है जरा वो देखेंगे। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। दूसरा, मृदा यानी मिट्टी में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। तीसरा, मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना या वापस छोड़ना। और चौथा है कि जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो अगर हम इन सारे ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा और क्लियर, यहाँ पर शायद हैंग हो गया था, ये देख लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिएगा जरा। तो अभी जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि ये जो लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन यहाँ क्यों डिस्कस किया गया वो समझते हैं। आप देखिएगा, जैसे अगर हमारे वातावरण में अगर आप देखें तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि भाई आपके पास 21% ऑक्सीजन, 78% आपका नाइट्रोजन और उसके बाद से फिर आपकी अदर गैसेज है। होता है कि नहीं होता है? करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो वातावरण की जो नाइट्रोजन है, ये वातावरण की नाइट्रोजन हम डायरेक्टली नहीं ले रहे, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। बट अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, जो दलहनी फसलें होती हैं, मान लीजिए कि जो आपके पास दलहनी फसलें हैं, इन दलहनी फसलों की जड़ों में अगर आप जाएंगे, यहाँ देखेंगे, मैं ये ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं उनमें पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। तो ये देखेंगे दलहनी फसलों की जड़ों में ये है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करेंगे, वातावरण की नाइट्रोजन को वो क्या करेंगे, फिक्स करते हैं, ताकि जो और आपके जो है जीवाणु, एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसी प्रक्रिया हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको लिखना हो, नोट डाउन करना, तो आप लिख सकते हैं कि ये एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन गैस को पौधों और साथ के साथ अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए हम क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहे हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, यहाँ पर इनकी जड़ों में फिक्स कर दिया। किसने? जैसे मैंने बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया ने। होगा क्या, अब इसके बाद से ये जो है आपका नाइट्रोजन जो है जनरली वो किसमें, अमोनिया या फिर जो और नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो है कहीं ना कहीं और नाइट्रोजन संबंधी जो है उसमें कन्वर्ट करेगा। तो अब ये यूजफुल हो गया प्लांट के लिए। अब एक चीज और समझिएगा, मान लीजिए कि हम इंसान यहाँ पर है, अगर हमने वो दलहनी फसलें खाई, अब ध्यान से समझिएगा, जब हम दालों को खाएंगे तो हमें ये पता है दाल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन डायरेक्टली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन टूटेगा आपका एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड के अंदर में आपका एक नाइट्रोजन का कंटेंट होता है, यानी कि जब उसके अंदर देखेंगे, अगर आप मिनरल्स के उसमें अगर आप जाते तो आपके पास क्या आएगा, नाइट्रोजन। तो ये वही अगर आप देख रहे हैं कि वातावरण की डायरेक्ट नाइट्रोजन हमें नहीं मिली, हमारे लिए यूजफुल नहीं हुई, लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया ने वातावरण की जो नाइट्रोजन थी उसको लिया, उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। जब हम दालों को खाएंगे हमें प्रोटीन मिलेगा और उसके अंदर में जो नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो हमारी बॉडी को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जब हम क्रॉप रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर आपने सुना होगा, ये मैं लिख देती हूँ आपको, क्रॉप रोटेशन के लिए फसल चक्रण पढ़ते हैं ना। जब हम क्रॉप रोटेशन के लिए हम बात करते हैं कि भाई एक फसल लगाई हमने, मान लीजिए रबी की क्रॉप लगाई, खरीफ की क्रॉप लगाने के बीच में हम क्या करते हैं, रबी की हो गई, मान लो फिर हमने जायद की क्रॉप लगाई या खरीफ की क्रॉप लगाई। एक क्रॉप के बाद जब हम दूसरी दलहनी फसलों वाली जब हम लगाते हैं ना, तो दलहनी फसलें जब लग जाएंगी तो यहाँ पर यानी कि सॉइल के अंदर में अच्छा खासा नाइट्रोजन का कंटेंट होगा। तो जो दूसरी फसल है उसके लिए अलग से नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर में काफी अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन सॉइल के अंदर पाया जाएगा जो दूसरी फसल को मिल जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन के अंदर में भी ये काफी मदद करता है। तीसरा पॉइंट जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है क्या वो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सहजीविता के लिए। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ एक ही टॉपिक पर कितने तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। दूसरा, क्या ये क्रॉप रोटेशन में मदद करते हैं
ये जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हो रहा है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्रॉप रोटेशन में यूज करेंगे? बिल्कुल, ताकि दूसरी फसल को भी आपको नाइट्रोजन अच्छी खासा मात्रा में मिल जाए। तीसरा, क्या ये जो रिलेशनशिप है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या सहजीविता का है? बिल्कुल है। तो ये सारे पॉइंट थे। अब हम देखते हैं जरा नेक्स्ट वाला, जो लास्ट वाला पॉइंट हमने देखा, जीवित प्राणियों के लिए। जीवित प्राणियों में से कौन सा हो गया? एक तो आपके प्लांट के लिए भी यूजफुल हो रहा है, हम ह्यूमंस के लिए भी यूजफुल हो रहा है। तो जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप से जो वातावरण की नाइट्रोजन जो हमने यहाँ पर देखी, उसका हमने क्या कर दिया? रूपांतरण। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का अर्थ। करेक्ट है? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो एक ही टॉपिक से बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले सवाल पे चलेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उच्च समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापीय जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपके सामने है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये लोग अपने बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? सर्प, मेढक और कॉकरोच। तो ये डायरेक्ट है आपके सामने। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और डैश अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं, स्रावित करने का मतलब सिक्रीट करना, करते हैं जब उन्हें ग्रंथि डैश से आदेश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन है ये 100% हमें साफ साफ समझ में आता है। कौन होगा? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हम देखेंगे। तो पीयूष ग्रंथि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो साफ साफ मुझे ऑप्शन में कौन सा दिखा, जिसको हम मास्टर, कभी कभी हम ये एंडोक्रीन ग्लैंड के मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाएगा। अगर मुझे सी वाला ये साफ साफ समझ में आता है कि भाई यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के बाद ही होगा, तो साफ साफ मैं ऑप्शंस की तरफ से जाऊंगी यहाँ पर, और इसके बाद टिक करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अब देखेंगे जरा, थायराइड और अधिवृक्क यानी एड्रिनल अपने हार्मोन तब सिक्रीट करेंगे जब ये आपका पीयूष ग्रंथि जो है वो आपका, मैंने आपको बताया मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है इनको, एंडोक्रीन ग्लैंड में के आदेश से प्राप्त होगा, तब ये सब कुछ होगा। ठीक, आगे चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? अब सबसे पहली बात मैंने आपको सिखाया है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में नहीं को बहुत ध्यान से हाईलाइट करेंगे। यहाँ पूछ रहा है फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव नहीं है, नहीं है, दिख रहा है आपको? फूड प्रिजर्वेटिव नहीं। तो फूड प्रिजर्वेटिव एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या होंगे? ऐसे प्रिजर्वेटिव जो कि आपने, जैसे मान लिया आपने अचार बनाया, उसके अंदर में भी आप देखोगे तो मम्मी क्या करती, कितना भी धूप में सुखा लिया, सारी चीज़ कर ली, तेल में भिगो के रख लिया, नमक डाल दिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में भी मम्मा जो अलग से ना उसमें कुछ ना कुछ डाल देती हैं ताकि हमारा जो वो है वो जो आपका अचार है वो हमारा बचा हुआ रहे। तो जनरली जो फूड प्रिजर्वेटिव है उनमें आपके पास ऐसे हो जाएंगे ताकि वो खाने को खराब होने से बचाते हैं। करेक्ट है। अब इसके अलग अलग तरीके भी हम देखते हैं कि हमने सब्जियां, हरी सब्जियां है, हरे फल है, फ्रिज में रखते हैं, किसी में आप शुगर ज़्यादा ऐड करके रखते हो, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया। किसी तरीके में आप ऐसा भी देखते हैं कि आप ज़्यादा नमक लगाकर आप किसी चीज़ को सुखा रहे होते हैं ताकि उसका मॉइस्चर का कंटेंट बाहर निकल जाए और वो आपका कहीं ना कहीं प्रिजर्व हो जाए। तो ये सारी चीज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास पूछा है कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम क्लोराइड फूड प्रिजर्वेटिव, कौन सा नहीं था, उसी हिसाब से हमारे पास ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट है। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग तरीके भी हैं फूड प्रिजर्वेशन के, ये जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीशन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जरा चलेंगे। उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे, मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है, 100% करेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन के लिए, अगर आप देखिए जैसे हम स्वेटिंग, ये भी कहीं ना कहीं एक्सक्रीट हो रहा है। फिर उसके बाद से जो है जो टॉयलेट के लिए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मानवों में जो मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरिया, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो आगे है कि जलीय जीवों को उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है, गलत। छिपकली जैसे जीव अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं और मानव मूत्र में 50% जल 50% यूरिया, ये कहीं ना कहीं इन सारे स्टेटमेंट गलत करके 100% ए वाला जो है आपका करेक्ट है। ठीक, आगे चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एक लिंगी पुष्प का पौधा पहचानिए। एक लिंगी पुष्प कौन से हो जाएंगे? यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे। बेसिकली इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे पुष्प जहाँ पे पुंकेसर और स्त्री केसर में से एक ही अवेलेबल होगा, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, पपीता। इसके साथ और कौन से हो जाएंगे, आपका पपीता हो सकता है, मक्का हो सकता है, ककड़ी हो सकता है, ये सारे हैं जो इसके अंदर में आ जाएंगे। ठीक, चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के संदर्भ में से निम्नलिखित को पहचानिए। पहला,
सरल शर्करा में विघटित होता है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है, सरल एमिनो अम्ल में विघटित होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट, जब मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम दाल खाते हैं, वहां से देखिएगा, वहीं से मैं इसको कनेक्ट करूंगी। जब हम दाल खाते हैं तो दाल खाने के बाद से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन जो है वो टूटेगा किसमें, एमिनो एसिड में। तो अगर मैं वो कॉन्सेप्ट अगर हम जानते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये साफ साफ समझ में आ गया। विघटित होने का मतलब है कि आपके पास प्रोटीन किस में टूट रहा था, यहाँ पर देखेंगे ये किस में टूट रहा था, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। करेक्ट है। तो आपके पास में अगर मैं देखूं तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें सब जगह क्या दे रखा है, प्रोटीन। करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर पाचन, चूंकि डाइजेशन में अगर हम देख रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये डाइजेशन टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तरल शर्करा में विघटित होना, तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको फूड के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल, इन सब के बारे में मैंने बताया था। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, बट कौन सा ऐसा आपके पास में न्यूट्रिएंट है जो आपको तुरंत एनर्जी देगा या इंस्टेंट एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में और इंस्टेंट एनर्जी देगा। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट आपका किस में हो रहा है, ग्लूकोज, यानी कि, और इजिली डाइजेस्टेबल सरल शर्करा में विघटित हो रहा है। तो साफ साफ मुझे समझ में आ गया यहीं से कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कार्बोहाइड्रेट। आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं अपना टाइम सेव करूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करें तो आगे देखेंगे। ग्लिसरॉल किस में होगा, ऑब्वियस सी बात है। फैट किस में हो जाएगा आपका, फैटी एसिड, या फिर जो आप देख रहे हैं ग्लिसरॉल। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपके पास इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 100% सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं जरा आगे वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन मूसला जड़, यानी कि जो है आपका टैप रूट के बारे में हम बात कर रहे हैं। टैप रूट आपने देखा होगा, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आपका टैप रूट और फाइब्रस रूट, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है, मक्का, प्याज, शलजम, टैपियोका, गाजर, आलू और आलू अदरक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आलू हमारे पास क्या होगा, स्टेम, ये दोनों क्या हो गए, स्टेम, ये भी स्टेम। अब आपके पास शलजम और टैपियोका जो है ये आपके पास क्या होते हैं, टैप रूट। टैप रूट में अगर आप देखेंगे अच्छा खासा जो जड़ वाला जो पार्ट होता है ना, कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रांग होगा। और फाइब्रस में क्या होते हैं, जकड़ा जड़ होते हैं। फाइब्रस वाले में जो होगा वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आता है, ऐसे आता है फाइब्रस वाले में, है ना। और टैप वाले में ऐसा आ जाएगा जो आपका बड़ी मजबूती से यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे 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 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे शलजम और टैपियोका, तो यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। एक दो और तरीके हैं कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो जो जड़ में देखेंगे तो आलू तो स्टेम में आएगा, आलू अदरक स्टेम में, यहाँ से भी आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक। और मक्का जो है उसकी जो जड़ें होती हैं वो अलग होती हैं, आपकी फाइब्रस की तरह होती है, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते थे, ठीक। ये पॉइंट समझ में आ गया 100% श्योरिटी से। शलजम और टैपियोका जो अभी हमने डिस्कस किया, किस में आएंगे, मूसला जड़, जिसको हम टैप रूट से हम बोलेंगे। करेक्ट है ये वाला ऑप्शन। तो देखते हैं जरा, ये थे हमारे लास्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखा था। तो देखेंगे इसी तरीके की सीरीज है जो कि हम यहाँ पर, जो अभी हमने अभी आपसे डिस्कस किया, इस तरीके की सीरीज है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दृष्टि के आपका जो यूट्यूब चैनल पर हम इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारे बच्चे जो है, जो आप सीटेट एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाली सीरीज में और भी क्वेश्चंस के साथ में। तो मिलके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।